हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 9th से लेकर के 12th क्लास तक सैंपल पेपर नेट पर अपलोड किया जा चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का सेट 1 जो साइंस का सेट 1 है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, मैं विद्यार्थी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको 9th से लेकर के 12th क्लास तक, ठीक है, 12th क्लास में सिर्फ साइंस सेक्टर जो सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, जो साइंस सेक्टर का सिर्फ मैं और उसका मैं सिर्फ डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो यदि आपको लगता है या आप चाहते हैं कि इस प्रकार का वीडियो यदि प्राप्त करना चाहते हैं, आपका डिस्कशन आप करना चाहते हैं ताकि आप एग्जाम आसानी से दे सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप गेन कर सकें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विद्यार्थी। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास का साइंस का सेट 1 आपको मारता हूं और आगे हम 12th का तुरंत फिजिक्स का सेट 1 देने वाले हैं। आप यदि रेगुलर इस प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर सब आपको सारा वीडियो सेपरेट मैंने एक अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में 10th क्लास का साइंस सेट का 1 हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, आप स्क्रीन पर भी देख लेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, या क्वेश्चन आप अगर आपके पास होगा तो सामने लेकर के बैठिए, आप उससे भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विद्यार्थी मैं पढ़ रहा हूं कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं वो किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है, जिसको देखिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पण को हजामती दर्पण, हजामती शीशा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने वाले में किस प्रकार का दर्पण होता है, तो ऑप्शन 4 है पढ़ना संभव नहीं, आप अवतल दर्पण मार दीजिएगा, क्योंकि दाढ़ी बनाने में हजामती शीशा के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण होता है, अवतल होता है। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए विद्यार्थी दूसरा का सवाल नंबर 2 का था कि फोकस दूरी मतलब एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपसे मांग रहा है। तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से मालूम यही रिलेशन होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में। ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। आगे देखिएगा सवाल नंबर 3 में कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। देखिए विद्यार्थी सवाल नंबर 3 में बहुत सारे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में दिया हुआ आपका भौतिक राशि दे दिया गया है, आवृत्ति, वेग और तरंगदैर्घ्य दे दिया गया है। तो प्रकाश के अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है कौन सा अपरिवर्तित रहता है, कौन सा नहीं बदलता है। तो याद रखिएगा जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आवृत्ति जो होता है बदलता नहीं है, तो तीसरा के फर्स्ट आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आवृत्ति बहुत जगह पर नहीं बदलता है, क्योंकि आवृत्ति अगर बदल जाएगा तो प्रकाश का गमन फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो आवृत्ति का होता है बदलता नहीं है। सवाल नंबर 4 में देखिएगा विद्यार्थी, सवाल नंबर 4 में कहता है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से परावर्तन होता है, जैसा कि इस प्रकार से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये आपको अवतल दर्पण है, इसमें अगर हम लोग परावर्तन करते हैं, यहाँ पर आपको पता है मेन एक्सिस होता है, यहाँ पर मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, यहाँ से परावर्तन होगा तो आपको अच्छी तरह से मालूम है मुख्य फोकस से गुजरता है, तो एफ से गुजरेगा बच्चा पार्टी, आप एफ में मार दीजिएगा। मतलब अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद जो होता है किरण किससे गुजरती है, किससे होकर के किरण गुजरती है, तो मुख्य फोकस से एफ से होकर गुजरती है। तो आप देखिएगा ऑप्शन बी में आपका होगा। सवाल नंबर 5 में देखिएगा किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण ऐसा है, करा कि एक ऐसा दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु को कहीं भी रख देंगे तो हमेशा उतना ही बड़ा वस्तु बनेगा जितना बड़ा आपका प्रतिबिंब है। तो आपको कई बार आपको हम क्लास में भी बता चुके हैं, या आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि उस दर्पण का नाम बताइए जिसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर बनता है। तो समतल दर्पण, प्लेन मिरर आप अच्छी तरह जानते हैं, तो समतल दर्पण में मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बाबू चाहे प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहे चाहे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहे, दोनों का क्या होता है से 2 ही नियम होता है, तो इसमें 2 में मार दीजिएगा। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और दूसरे का नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है, ये भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, तो आप 2 में मार दीजिएगा। करा किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, किसी कोई गोलीय दर्पण में उसकी वक्रता त्रिज्या माने आर बराबर 50 सेंटीमीटर है, तो आर का जगह पर आप 50 बैठा दीजिए, बटा 2 हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा। तुरंत सांस प्राण फेंक देगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तुरंत मार दीजिएगा। सवाल नंबर 7 अभी हम लोग किए, आप सामने देखते दीजिए, चलिएगा 1 से 7 तक आपका सामने था। ठीक है, अब सवाल नंबर 8 में देखिए, सवाल नंबर 8 में क्या कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले ना उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, 8 के, तो चूंकि
चूंकि P बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई कौन सी F, और हमेशा ये काम होता है तो ये आपको मीटर में होता है, काम होता है मीटर में, और इसका फोकस दूरी दिया हुआ है कितना 1, तो P बराबर 1 बाई 1 कर दीजिएगा तो 1 ही होगा। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायोप्टर होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ठीक है, आगे सुनिए, करा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए अगर उत्तल लेंस की बात कर तो उसमें सब प्लस में होगा, खाली वस्तु दूरी माइनस में होगा, बाकी सब के सब प्लस में होगा, चाहे प्रतिबिंब दूरी का दे चाहे फोकस दूरी का दे सब प्लस में होगा। तो आप 9 का ए मार दीजिएगा, आसानी से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 में कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग बाबू न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होता है, निर्वात में, जल में, कि वायु में, कि कांच में। देखिए जिसका घनत्व जितना कम होगा उसमें उतना ही प्रकाश ज्यादा होगा, और जिसका घनत्व जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जल का जो घनत्व होता है इस सब की तुलना में निर्वात और वायु में और कांच की तुलना में बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए में इसी में जल में ही प्रकाश का जो होता है चाल का होगा, वेग जो होगा वो का होगा, निम्न होगा, कम होगा। ठीक है, निर्वात में ना हवा ना पानी कुछ नहीं, इसलिए प्रकाश का चाल आपको पता है सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। तो आपको ऐसे ही नहीं मार देना है कि जल में होगा, पूरा समझ लो कि जिस पदार्थ का घनत्व जितना ज्यादा होगा प्रकाश का चाल उसमें उतना ही कम होगा, और जिस पदार्थ का घनत्व जितना कम होगा प्रकाश का चाल उसमें उतना ही का होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसे पूरा ऑफलाइन क्लास में एकदम मजेदार तरीके से बताते हैं, एक एक बात नोट देकर लिखवाते हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, शॉर्ट शॉर्ट में बताते चल रहा हूं। ठीक है, अगर देखिए सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस, तो आपको देखिए 4D आपकी में P बराबर ही 4 दे दिया, P बराबर ही 4D दे दिया है। पता है लेंस की क्षमता जहां D दे रहे हैं बाबू समझना P बराबर है, क्योंकि P लेंस की क्षमता है, डायोप्टर मतलब लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता पहले ही से दे दिया, तो फोकस दूरी आपसे मांग रहा है। तो बताइए, तो जैसे कि मान लीजिए कि P बराबर 1 बाई F होता है, तो F बराबर अगर यहाँ से निकालिएगा तो 1 बाई P नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब बताइए F बराबर यहाँ से बैठाएंगे 1/4, इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो 25 से होगा 100 हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखिए 100 से गुना करने का मीटर में था, चूंकि हमेशा फोकस ये जो होता है लेंस क्षमता हमेशा आपका काम होता है मीटर में होगा। ठीक है, फोकस दूरी हमेशा मीटर में होगा, तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन में देखिए 25 सेंटीमीटर आपका दिया होगा। ठीक है, अगर आप किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर मतलब उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी क्षमता क्या होगी आपकी। देखिएगा फोकस दूरी फिर यहाँ पर दे दिया हुआ है 50 दे दिया, तो फिर ऐसे बैठेगा 1/50, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, फिर मीटर में लाना है ना, चूंकि फोकस दूरी में मीटर में फिर लाना है, तो मीटर में चूंकि होता है तो होता देखिए दिया है बाबू सेंटीमीटर में, और आपको बताएं कि लेंस की क्षमता होता है कहाँ में, मीटर में। तो आपको फिर से मीटर में करने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 50 गुना कितना 100, तो आपको 2 डायोप्टर आसानी से आंसर हो जाएगा। 2 डायोप्टर देखिए डी में आपका ऑप्शन है। ठीक है, अगर आगे प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है बाबू, ये तो अभी तुरंत में बताए हम, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है। ठीक है, तो जहां हवा ना पानी कुछ नहीं, तो उसको निर्वात में सर्वाधिक होता है, सबसे कम रहेगा पानी में। तो आसानी से मान लीजिएगा प्रकाश का वेग सर्वाधिक सबसे ज्यादा होगा किसमें, निर्वात में होगा। सवाल नंबर 14 में करा दिए गए प्रकरण में कौन सा उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी जिससे उष्मा निकलता हो उसको उष्मा क्षेपी, जिसमें उष्मा का अवशोषण हो उष्मा शोषी, शोषी माने सोच लेता है। ठीक है, उसको उष्मा शोषी कहते हैं। तो अब बाबू श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, संवहन है, सांस लेते हो तो उष्मा निकलता है, देखो सांस निकल रहा है, गर्मी निकल रहा है कि नहीं, उष्मा मैंने कहा गर्मी, तो गर्मी जब निकल रहा है विद्यार्थी तो आपका क्या हो गया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा श्वसन आपका उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा। अगला सवाल नंबर 15 में चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता, चिप्स के जो पैकेट है हमारा, चिप्स का जो पैकेट होता है विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। ठीक है, मतलब मॉल्डिलेशन जो होता है हमारा जो होता है उसको कहते हैं कि विकृत गंधिता जो होता है जिसमें भुआ हुआ जाता है। ठीक है, उसको उससे बचने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन उसमें डाला जाता है, तो ऑप्शन बी में नाइट्रोजन होगा, सही मार दीजिएगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जंग लगता है तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन सटिए ना जाता है और पानी सटी जाता है, तो सटने का मतलब हो गया कौन सी, वो संयोजन हो जाता है। तो जंग लगना एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, ध्यान सुनिएगा। उपचयन का मतलब होता है जाके सट जाना, तो जो जाके सट जा रहा है जो है वो समझो उसका उपचयन हो जा रहा है, और जो हट जा रहा है उसका अपचयन हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कार्बन जाके सट गया तो कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो ऑप्शन बी में आपका कार्बन होगा। देख लीजिए सामने एकदम देखते रहिए, क्वेश्चन आप बनाते रहिए। ठीक है, तो आपका 17 का कार्बन आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 25 सॉरी सवाल नंबर आप देखिएगा 18 में 17 के बाद 18 में जाएंगे। निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? आप सामने देख लीजिए, क्वेश्चन को आप सामने देख लीजिए, कौन सा संतुलित है। तो आप सबको मिला के ना देखना होगा, लेकिन हम मिला के देखें तो आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में आपका संतुलित तो बैलेंस इक्वेशन है, तो ऑप्शन ए आप मार देंगे। करा कि निम्न चित्र, करा कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? जो चित्र दिया गया चित्र है ना, आप देख लीजिएगा, चित्र में दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो अभिक्रिया यहां पर जो होता है, इसका चित्र जो है ऐसे यहाँ पर सामने नहीं, लेकिन अभिक्रिया जो है कौन सा अभिक्रिया हो रही है, चित्र में होना चाहिए सब बगल में, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो कौन सा अभिक्रिया हो रही है? तो Pb प्लस CuCl2, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Pb जाकर के सट गया, ठीक है, और Cu जाकर क्या हो गया, हट गया, तो इसका विस्थापन हो रहा है, ठीक है, मैंने स्थान का विस्थापित हो जा रहा है, इसीलिए जो अभिक्रिया 19 में है वो विस्थापन आपका अभिक्रिया होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। 20 में देखिए क्या करा है, दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो आपको पता है प्याज गंधीय सूचक जैसा कौन व्यवहार करता है? प्याज करता है, प्याज मार दिएगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? हड्डी जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो आपको अगर पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, तो आप अच्छी तरह CaSO4 × ½ H2O, तो आप आसानी से मार सकते हैं। कौन में ऑप्शन में होगा देख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसी का हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। व्यंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है। देख लीजिए किस ऑप्शन में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे, देख लीजिए किस ऑप्शन में होगा से। अगला सवाल में करा कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो देखिएगा इस चित्र जो बनाया गया है उसमें देखिए बैटरी से जोड़ा गया, सामने आप स्क्रीन पर देखिए बैटरी से जोड़ा गया है, और बैटरी से जोड़ा जब उसको गया है तो आप कह सकते हैं उससे ऊपर से पानी आ रहा है, तो जिसमें विद्युत होता है उसको संयोजन उसमें कौन सी वियोजन होता है, क्योंकि विद्युत के उपस्थिति में पानी आयन के रूप में टूट जाता है, इसलिए इसका वियोजन अभिक्रिया इसमें हो रहा है। आगे करा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। सवाल नंबर 25 में देखिए करा तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तो प्रक्रिया में क्या होती है? तनुकरण का मतलब होता है अम्ल को क्या करना, कमजोर कर देना अम्ल को। तनुकरण माने अम्ल कमजोर कर दिए और उसका अगर सांद्रता बढ़ा दिए माने अम्ल को मजबूत। सांद्रण का मतलब अम्ल को आप मजबूत कर दिया, उंगली डालें तो उंगली हो ही रह जाएगा, इतना ही परसेंट निकलेगा, ठीक है, तो वो सांद्रण हो गया उसका। तो अम्ल को अगर कमजोर करना, तरुकरण करना है तो हाइड्रोजन प्लस आयन, देखिएगा हाइड्रोजन का होगा प्लस आयन, 26 में याद देखिएगा हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन होगा, इसको क्या होगा सांद्रता, जब इसको दीजिएगा तब वो तनुकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो आप सी मार दीजिएगा। सवाल नंबर 26 में करा निम्न में से कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण? प्रकाशीय वियोजन का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो टूटता है उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो प्रकाशीय वियोजन देखिए कौन होगा, आप देख लीजिएगा एक बार कौन सा होगा से, आसानी से देखिएगा समझ में आएगा। तो आपको 26 नंबर सवाल में आपको जो सिल्वर ब्रोमाइड दिया हुआ है वही प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण, जो कि सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में कार्य टूट रहा है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जिसको कहते हैं। चलिए आगे करा के आप बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया 27 से। अमीबा अपना भोजन किस अंग से पकड़ता है? आपको पता है, कई बार बताया, कुटपाथ द्वारा, ठीक है, कहां मिला लेता है टोटल बताए होंगे। अमीबा में पोषण पूरा पढ़ाए हैं। पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पाचन क्रिया, जब पाचन की क्रिया होता है तो वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? आपको पता है पित्त करता, पित्त, जो कि ऑप्शन डी में आपका है। 29 में करा कि निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? आपको पता है जो ऑप्शन के अनुसार आम में होगा, चूंकि आप डी में मारिए आम में होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपको दिया 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, आपको अच्छी तरह से पता है 4 कोष्ठक होते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है? तो क्लोरोफिल को कहा जाता है। देख लीजिएगा सवाल नंबर 31 में ए होगा, क्लोरोफिल को कौन सी श्वसन वर्णक कहा जाता है? जिसको आपको पता है जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये भी पूछ सकता है किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। अगला सवाल 32 में अगर उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, उसको क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है विरकाणु कहा जाता है, विरकाणु, ठीक है, अब अच्छी तरह से आपको मालूम है। अब सवाल नंबर 33 में देखिए वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालने, छानने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो जब वृक्क की क्रियाशीलता कम होगा तो रक्त जो छान करके बाहर निकाल जाता है उसको अपोहन कहते हैं। ऑप्शन बी में आपका सही होगा। आगे सवाल में करा कि जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना आप देखिएगा सवाल नंबर 34 का, क्या युग्मक का बनना, कि युग्मनज का बनना, कि डीएनए की प्रकृति का बनना? तो डीएनए की प्रकृति का बनना आपको जनन की मूल घटना माना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में आपका सही है। 35 में करा दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता? आप देखिए फिगर में देखिए सामने, तो ये चित्र जो देख रहे हैं ध्यान से देखिए इसको, ये बहुखंडन को दर्शाता। प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें बहुत सारे मलेरिया के परजीवी पदार्थ इसमें से निकलते हैं। टोटल मैं आपको बताया भी हूं क्लास में और आगे बताऊंगा भी, ठीक है, अभी बहुत सारे ऑफलाइन क्लास में डिस्कशन चल ही रहा है तो बताते रहेंगे। सवाल नंबर 36 में करा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो बच्चा भी जानता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं,
निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन होता है, आप लोग पढ़े होंगे। लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? जो लड़कों में यौनारंभ जो होता है, लड़का जवान जो होता है, तो उसकी नियंत्रण मैंने कौन सा लक्षण बताता है कि लड़का जवान हो गया? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वही बताता है ना, ठीक है। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? आपको पता है कि 1.4 वाट पर किलोमीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन बी में आपका सही है। करा कि जैव गैस का मुख्य घटक किसे कहा जाता है? जैव गैस बायोगैस होता है, उसका मुख्य घटक नाइट्रोजन को कहा जाता है। सवाल नंबर 40 में कह रहा है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो आपको बताए थे 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने विद्यार्थी आपको एक साइंस का डिस्कशन करवाया। यदि आप चाहते हैं पूरा 9 से लेकर के यदि आप 12 क्लास तक डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए। रोज एक वीडियो, आज साइंस का गया तो कल इंग्लिश का जाएगा, फिर आपको अगले क्लास में इस प्रकार से जाते रहेगा और 12th क्लास के सब 12th क्लास और 11th क्लास के सब विषय का जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।